डीएनए मित्रों, आज शाम से ईरान को लेकर तस्वीर अचानक बदलती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच कल तक युद्ध की तारीख आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज लग रहा है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। मित्रों, इस तनाव भरे माहौल के बीच आज की सबसे बड़ी खबर तेहरान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के दूत की एंट्री है। मित्रों, युद्ध के इस माहौल के बीच डोवल के दूत की तेहरान पहुंचने की तस्वीरें सारी दुनिया में वायरल हो रही हैं। यानी जिस वक्त दुनिया सोच रही है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध कब शुरू होगा, रोजाना दी जा रही नई नई धमकियों के बीच क्या युद्ध तय है या फिर समझौते की भी कोई गुंजाइश बची है, उस वक्त भारत के इस दांव ने सारी दुनिया को चौंका दिया है। आखिरकार ईरान के खलीफा को डोवल की जरूरत क्यों पड़ गई? मित्रों, इसे समझने के लिए आज आपको ईरान अमेरिका की संभावित वॉर से जुड़ी 4 बड़ी खबरों के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, आज अमेरिका ने तेहरान की तरफ अपने परमाणु बम सूंघने वाले विमान को रवाना कर दिया, जिसके बाद ईरान ने परमाणु बम हासिल करने की आशंका जाहिर की जा रही है। मित्रों, कल तक ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई के बंकर में छिपे होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन आज उनकी सार्वजनिक तस्वीर सामने आ गई, यानी खामनेई बंकर से बाहर आ गए। इसी के साथ अमेरिका का दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के और नजदीक पहुंच गया है। और इन सारे अपडेट्स के बीच डोवल के दूत यानी भारत के डिप्टी एनएसए पवन कपूर ने तेहरान में उस शख्सियत के साथ बड़ी मीटिंग की है जिसे ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई का रणनीतिक दिमाग कहा जाता है। मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए, जिस वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उस वक्त ईरान के खलीफा को अजीत डोवल की याद क्यों आई? डोवल ने अपने दूत को खामनेई के बुलावे पर तेहरान भेजा, या इस दौरे के पीछे भारत का कोई हित छिपा हुआ? आज आपको यह भी समझना चाहिए कि कुछ दिन पहले यूएन में ईरान के पक्ष में वोटिंग करने वाला भारत अगर इजराइल का पक्का दोस्त है, तो इस तनाव भरे माहौल में युद्ध छिड़ने से ठीक पहले तेहरान के साथ यह बड़ी मीटिंग क्यों हुई और इस मुलाकात के जरिए अमेरिका और इजराइल को भारत ने क्या संदेश दिया है, आज आपके लिए यह जानना जरूरी है। कहीं इस हाई प्रोफाइल मुलाकात की वजह पाकिस्तान तो नहीं है और इस मुलाकात का मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? लेकिन इससे पहले आप उस खबर के बारे में जानिए जिसकी आशंका सच निकली तो मिडिल ईस्ट का युद्ध दुनिया की तबाही की वजह भी बन सकता है। डीएनए मित्रों, आज अमेरिका के ऑफ्ट एयरफोर्स बेस से WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स विमान ने उड़ान भरी। इस विमान को न्यूक स्नाइपर यानी कि परमाणु बम को सूंघने वाला विमान कहा जाता है और यह अमेरिकी विमान यूरोप होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। जिस ऑफ्ट एयरफोर्स बेस से इस विमान ने उड़ान भरी वो अमेरिका का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक सैन्य अड्डों में से एक है, जहां कुछ खास तैयारियां की जाती हैं। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में स्थित इस एयरबेस में अमेरिकी सामरिक कमान का मुख्यालय है, जो अमेरिका के परमाणु हथियारों को संभालता है। न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु हथियारों के जरिए दुश्मन को हमला करने से रोकने की योजना भी यहीं बनती है। अमेरिका पर होने वाले मिसाइल हमले से सुरक्षा और साइबर और स्पेस ऑपरेशन की रूपरेखा भी यहीं पर तैयार की जाती है। यानी आप कह सकते हैं, जिस एयरबेस से अमेरिका के परमाणु बम सूंघने वाले विमान ने उड़ान भरी, वहीं पर अमेरिका का न्यूक्लियर दिमाग भी बैठता है। अब आप समझिए, इस विमान के उड़ान भरने का ईरान युद्ध के विनाशकारी होने से क्या संबंध है? अमेरिका का WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स विमान जब यहां से उड़ता है तो आमतौर पर यह कोई सामान्य ट्रेनिंग मिशन नहीं होता है, बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में परमाणु गड़बड़ी के संकेत होते हैं। और फिलहाल यह विमान यूरोप होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। यानी अमेरिका को पूरा शक है मिडिल ईस्ट में कोई परमाणु घटना हो रही है और इस उड़ान को दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स सीधे ईरान के परमाणु बम से जोड़कर देख रहे हैं। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। अमेरिका का यह विमान उस वक्त ही अपना एयरबेस छोड़ता है जब अमेरिका को किसी देश पर न्यूक्लियर टेस्ट का शक हो या फिर युद्ध जैसे हालात में किसी देश ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी हो। मतलब यह विमान पता लगाता है कहीं एटमी विस्फोट, न्यूक्लियर टेस्ट या रेडिएशन लीक तो नहीं हुए। अगर आपको यह समझना है यह विमान कैसे काम करता है, यह विमान बादलों और ऊंचाई पर उड़ते हुए हवा के सैंपल लेता है, जिसके जरिए विमान पता लगा लेता है कि परमाणु बम का टेस्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। यह विमान हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव कणों को पकड़ता है। अगर हवा में ऐसे कण मिलते हैं
तो उन्हें परमाणु गतिविधि का सबूत माना जाता है। इस विमान के पास न्यूक्लियर प्लांट से निकले रेडिएशन का पता लगाने की क्षमता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियर स्नाइपर या फिर परमाणु सूंघने वाला विमान कहते हैं। मित्रों, हमने आपको डीएनए के 27 जनवरी के एडिशन में ईरान के परमाणु बम हासिल करने के दावे पर एक खबर बताई थी, और आज अमेरिका के परमाणु बम सूंघने वाले विमान का मिडिल ईस्ट की तरफ जाना इस आशंका को और ज्यादा मजबूत कर रहा है कि ईरान परमाणु बम हासिल करने वाला दूसरा इस्लामिक देश बन गया है, या अगले कुछ घंटों में वो परमाणु बम हासिल करने वाला है। अमेरिका भी ईरान में संभावित परमाणु घटना को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। इसका मतलब अगले कुछ घंटों में ईरान के परमाणु बम से जुड़ा कोई बड़ा ऐलान संभव है। यह ऐलान अमेरिका भी ईरान के आसमान की जांच के बाद कर सकता है, और इस बात की संभावना भी जाहिर की जा रही है कल यानी जुमे के दिन खुद ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई इसका ऐलान कर दें, जिनके अमेरिकी हमले के खतरे के बाद बंकर में छिपने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब उनकी नई तस्वीर सामने आ गई है। अयातुल्ला अली खामनेई की यह तस्वीर जमकारन मस्जिद की है। आज ही खामनेई ने इस मस्जिद का दौरा किया। जमकारन मस्जिद ईरान के कुम शहर में स्थित है, जिसे बेहद पवित्र शिया धार्मिक स्थल कहा जाता है। यह मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, बल्कि आस्था, राजनीति और बड़े फैसलों के संकेत से भी जुड़ी मानी जाती है। खामनेई अमेरिकी हमले की परवाह किए बगैर अपने बंकर से निकले हैं, इस मस्जिद तक पहुंचे हैं। ईरान में कहा जाता है खामनेई कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले इस मस्जिद में जाते हैं। मस्जिद के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें एक तस्वीर में वो खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में खामनेई बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं। ईरान में कहा जा रहा है खामनेई बड़े फैसले से पहले इबादत कर रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कल के जुमे को ईरान में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल यह भी पता चल जाएगा कि अमेरिका के परमाणु बम को सूंघने वाले विमान के उड़ने और खामनेई के इस मस्जिद पहुंचने का क्या कोई कनेक्शन है। डीएनए मित्रों, खामनेई के बंकर से निकलने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इरादों को देखकर लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को अब कोई नहीं रोक सकता, और ऐसी स्थिति में डोवल के डिप्टी का तेहरान में होना यह भारत का कितना बड़ा कूटनीतिक कदम है। क्यों डोवल के डिप्टी ईरान पहुंचे, इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपको जरूर देखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ने के एक अलग तरह के संकेत का विश्लेषण करेंगे। इस संकेत को समझने के लिए आपको ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट बेहद गौर से देखना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान जल्द वाजिब तर्कों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए राजी हो जाएगा। हमारी एक ही शर्त है कि ईरान के परमाणु बम को हम किसी सूरत में कबूल नहीं कर सकते, और यही सभी पक्षों के लिए हितकारी भी है। मैं ईरान को बता देना चाहता हूं, उनका वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। मित्रों, यहां आपको ट्रंप के पोस्ट में कुछ शब्दों पर गौर करना चाहिए। यह शब्द है टाइम इज रनिंग आउट, यानी वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिकी राजनीतिक परंपराओं में इस कथन का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है जब जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति टाइम इज रनिंग आउट बोलता है तो कोई बहुत बड़ी घटना होती है। अब हम आपको अमेरिका के इसी इतिहास से जुड़े पन्ने दिखाने जा रहे हैं। वर्ष 1962 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक मीटिंग में कहा था, क्यूबा के लिए वक्त खत्म हो रहा है। इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से शीत युद्ध का तनाव चरम पर पहुंच गया। 1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था, इराक के लिए कुवैत से पीछे हटने का वक्त खत्म हो रहा है। इस बयान के कुछ ही दिन बाद सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया था। इसी वर्ष 2003 में जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था, सद्दाम हुसैन के लिए विनाशकारी हथियारों को निष्क्रिय करने का समय खत्म हो रहा है। फरवरी 2003 में जॉर्ज बुश ने यह बयान दिया था और मार्च 2003 में दूसरा खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। यानी टाइम इज रनिंग आउट का मतलब ही ऐलाने जंग होता है। डीएनए मित्रों, टाइम इज रनिंग आउट से जुड़े इसी अमेरिकी इतिहास की वजह से कहा जा रहा है कि जल्द ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। इस बार तो अमेरिका की सत्ता ट्रंप के हाथों में है। ट्रंप को लेकर उनकी राजनीतिक विरोधी हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था, ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिसके हाथों में कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के पास ऐसी ताकत होगी तो वो अमेरिका को युद्ध में धकेलने से चूकेंगे नहीं। आज ट्रंप के पास ताकत है, वक्त खत्म होने का ऐलान भी कर दिया है। धड़कते दिलों के साथ दुनिया बस यही इंतजार कर रही है
कि ट्रंप एक नया युद्ध कब शुरू करेंगे और इसका परिणाम क्या होगा। मित्रों, ईरान पर हमले को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही है उसकी वजह सिर्फ ट्रंप का बयान ही नहीं है। अमेरिकी मीडिया ने इजराइल और अमेरिकी सुरक्षा हलकों के बीच हुई एक अहम बातचीत को भी लीक कर दिया है। अब हम आपको इसी सीक्रेट संवाद का एक हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इस संवाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इजरायलियों को बताया था कि युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते का समय चाहिए। ये तैयारियां पूरी होने के बाद अगले ही महीने में ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। अमेरिका ने इजराइल के सैन्य अफसरों को यह भी बताया था अगर 2 हफ्तों में तैयारियां पूरी नहीं हुई तब भी ट्रंप सरकार हमले के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, मीडिया में लीक हुई या फिर यूं कहें कि लीक की गई बातचीत में 2 हफ्ते का जिक्र किया गया। इसी वजह से कहा जा रहा है 2 हफ्ते बाद आने वाला वैलेंटाइन डे ट्रंप और खामनेई के बीच वॉर डे बन सकता है। बातचीत में जिन तैयारियों का जिक्र किया गया उनसे जुड़ा एक सबूत भी आज सामने आ गया। यह प्रमाण है इजरायली एयरफोर्स का वो ऑर्डर जिसके जरिए विनाशकारी बम खरीदे जाएंगे। अब हम आपको ईरान से संभावित युद्ध के लिए इजरायली सेना की इन्हीं तैयारियों से जुड़ी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम को हवा से दागे जाने वाले बमों का ऑर्डर दे दिया है। इस ऑर्डर की कुल लागत 168 करोड़ रुपए है। इस डील के तहत एल्बिट सिस्टम से इजरायली वायुसेना को 900 किलोग्राम वजन वाले MK-84 बम मिलेंगे। ये डुअल पर्पस यानी दोहरे प्रयोग वाले बम होते हैं। अगर बम के साथ गाइडेंस किट यानी टारगेट तक पहुंचाने वाला सिस्टम लगा दिया जाए तो ये ठीक लक्ष्य पे जाकर के फटता है। और अगर गाइडेंस किट ना लगाई जाए तो ये बम आबादी वाले इलाकों पर गिरकर भारी तबाही मचा सकता है। मित्रों, गाजा में हमास से लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली एयरफोर्स ने इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया था। ये बम कितने घातक होते हैं इसका प्रमाण गाजा और लेबनान में हुई वो तबाही है जिससे आज तक दोनों पक्ष उबर नहीं पाए। मित्रों, सैन्य तैयारी के साथ साथ इजराइल की तरफ से ईरान के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की गई। मित्रों, 2 दिन पहले ईरान ने संदेश दिया था कि वो बातचीत करना चाहता है लेकिन अमेरिकी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अब 48 घंटे बाद बयान आ रहे हैं कि ईरान का वक्त खत्म हो रहा है। ये जुबानी वार और जंगी तैयारी एक ही इशारा दे रही है, अगर खामनेई झुके नहीं तो उनका अंजाम भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जैसा हो सकता है। यानी अमेरिका न सिर्फ खामनेई की सत्ता पर प्रहार करेगा बल्कि ईरान पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है मित्रों, ईरान जिस वक्त परमाणु बारूद के ढेर पे खड़ा नजर आ रहा है उस वक्त भारत के NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के डिप्टी पवन कपूर तेहरान पहुंचे। यानी जिस वक्त दुनिया के सभी मुल्क अपने अपने नागरिकों को तेहरान से निकाल रहे हैं, आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान पर मिसाइलों की बारिश हो सकती है। भारत के डिप्टी NSA पवन कपूर तेहरान की यात्रा पर गए हैं। डिप्टी NSA ने अपने ईरानी समकक्ष और ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान के सचिव अली लारिजानी से मुलाकात की। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है भारत और ईरान के जिन 2 अधिकारियों के बीच तेहरान में मुलाकात हुई वो कौन है और दोनों देशों के रणनीतिक चक्रव्यूह को तैयार करने से या करने में इनका क्या योगदान है। पहले आपको भारत के डिप्टी NSA पवन कपूर की उन विशेषताओं के बारे में जानना चाहिए जिसकी वजह से वो इतने महत्वपूर्ण मौके पर तेहरान में मौजूद हैं। 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी पवन कपूर भारत के रणनीतिक हलकों में बेहद सुलझे और अनुभवी कूटनीतिक अफसर माने जाते हैं। वो रूस, इजराइल और UAE में भारत के राजदूत रह चुके हैं और इन देशों के साथ उनकी व्यक्तिगत संबंध मजबूत हैं। पवन कपूर की विशेषज्ञता में बैक चैनल डिप्लोमेसी और गुप्त कूटनीति शामिल है जो तनावपूर्ण रिश्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईरान से जुड़ी कूटनीति में उनकी भूमिका खास है क्योंकि वो रूस और ईरान के बीच भारत का पक्ष मजबूती से रखते रहे। इजराइल के साथ पवन कपूर का भरोसा भी मजबूत है और वो इजराइल को भारत ईरान संवाद और रिश्तों के बारे में समझा सकते हैं। यानी पवन कपूर मिडिल ईस्ट में भारत के सहयोगी देशों के बहुत करीब हैं और वहां की परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। मित्रों, आज आपको ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था के सचिव अली लारिजानी की ईरान में हैसियत के बारे में भी जानना चाहिए। लारिजानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान यानी SNSC के सचिव हैं। SNSC ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा संस्था है जहां पर परमाणु नीति, युद्ध और शांति के फैसले, क्षेत्रीय रणनीति और भारत, चीन, रूस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग सब कुछ तय होता है।
इस काउंसिल के फैसले पर सर्वोच्च नेता खामनेई मोहर लगाते हैं। इसके अलावा लारिजानी की कुछ विशेषताएं उनको ईरान का चाणक्य बनाती हैं। अली लारिजानी ईरान के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद रणनीतिक नेता माने जाते हैं। अली ना तो ज्यादा सख्त हैं और ना ही बहुत नरम। ईरान में उनकी छवि व्यवहारिक सोच वाले नेता की है, इसीलिए खामनेई उनकी बात को काफी तवज्जो भी देते हैं। लारिजानी कई साल तक ईरान की संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनकी पहचान अमेरिका, इजराइल और दूसरे देशों को पर्दे के पीछे संदेश देने वाले अहम व्यक्ति के तौर पर रही है। सुप्रीम लीडर के करीबी होने के कारण ईरान के सभी बड़े फैसलों पर वो असर डालते हैं। मित्रों, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के खतरे के बीच भारत के डिप्टी एनएसए ने अचानक तेहरान पहुंचकर इसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत की है। आज आपको इस मीटिंग्स की इनसाइड स्टोरी के बारे में भी जानना चाहिए। आखिरकार डोवल के दूध की इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? भारत के लिए ईरान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। इस यात्रा में दोनों अधिकारियों के बीच सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयास और मिडिल ईस्ट की मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा हुई। यानी ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका पर भी भारत और ईरान की बातचीत हुई है। भारत और ईरान की मित्रता अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए दोनों पक्षों ने अमेरिका के दबाव के बीच संतुलित रुख अपनाने और संवाद के रास्ते खुले रखने की बात भी की है। मित्रों, कहा जाता है जो समझदार व्यक्ति होता है वो आग लगने से पहले कुआं खोद लेता है, और मिडिल ईस्ट में जो आग लगने वाली है उससे पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी असर पड़ना तय है। और ऐसे में भारत के लिए ईरान का सहयोग बहुत जरूरी है। आज आपको भी समझना चाहिए युद्ध छिड़ने की स्थिति में भारत को ईरान की क्या जरूरत होगी और डोवल के डिप्टी की मीटिंग कैसे भारत के काम आएगी। मित्रों, मिडिल ईस्ट के देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत को ईरान से सीधा सहयोग चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित निकासी और ट्रांजिट संभव हो। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला रखने या फिर आंशिक रूप से चालू रखने के लिए ईरान की भूमिका निर्णायक होगी, जिससे भारत की तेल गैस सप्लाई बची रह सके। चाबहार पोर्ट भारत के लिए वैकल्पिक रणनीतिक रास्ता है जो संकट में पाकिस्तान को बाईपास करता है। यह ईरान की सहमति से ही संभव है। तेल और गैस पर बैक चैनल समझ सिर्फ ईरान के साथ भरोसे के रिश्ते से ही हो सकती है। ईरान क्षेत्रीय ताकत है, उससे संवाद रखकर भारत युद्ध के फैलाव से अपने जहाजों और व्यापार को बचा सकता है। यानी हार्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को ईरान और उसके प्रॉक्सी के हमलों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा भारत ईरान के लिए मैसेंजर चैनल बन सकता है जो अमेरिका और इजराइल तक ईरान के संदेश को पहुंचाएगा। कुल मिलाकर ईरान के बिना भारत ऊर्जा, नागरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों मोर्चों पर गंभीर जोखिम में आ जाएगा। इसीलिए युद्ध की आग लगने से पहले भारतीय हितों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए तेहरान में भारत के डिप्टी एनएसए की इस वक्त मौजूदगी युद्ध के दौरान भारत के बहुत काम आएगी। मित्रों, हमने आपको डीएनए में दिखाया था किस तरह पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत यूएन में मानवाधिकार के मामलों पर ईरान के साथ खड़ा हो गया था। इस मुलाकात के जरिए भी भारत ने अमेरिका और दुनिया को संदेश दिया है, भले ही हम अमेरिका और इजराइल के दोस्त हैं, लेकिन ईरान से भी बात बंद नहीं करेंगे। यानी भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता रहेगा। यानी मित्रों, हो सकता है ईरान में भारत के एनएसए की मौजूदगी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को थोड़ी कम पसंद आए। वैसे आजकल ट्रंप और उनका प्रशासन भारत से थोड़ा चिढ़ा हुआ भी है। इसकी वजह है भारत और यूरोप की ट्रेड डील। अमेरिका यूरोपीय देशों पर जो दबाव बना रहा है, भारत की वजह से यूरोप उस दबाव से बाहर निकल गया है। यही बात आप भारत के लिए भी कह सकते हैं, और इसी बात का दर्द ट्रंप और उनके मंत्रियों के अंदर दिखाई दे रहा है। आज आपको भारत और यूरोप के बीच ट्रेड डील पर अमेरिका के ट्रेजरी सचिव का बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। भारत ने प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना शुरू किया और अंदाजा लगाइए कौन उन रिफाइंड प्रोडक्ट्स को खरीद रहा था? यूरोपीय लोग। तो यूरोपीय लोग खुद के खिलाफ चल रही जंग को फंड कर रहे हैं। हमने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगा दिया, और अंदाजा लगाइए पिछले हफ्ते क्या हुआ? यूरोपीय लोगों ने भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। सुना आपने, अमेरिका के ट्रेजरी सचिव को भारत यूरोप की डील इतनी बुरी लग रही है कि अब वो यूरोप पर अपने खिलाफ ही वॉर लड़ने का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन की हालत का जिम्मेदार यूरोप को बता रहे हैं। वो पश्चिमी मीडिया से कह रहे हैं हम रूस से तेल ना खरीदने के लिए भारत पर दबाव बना रहे थे, लेकिन यूरोप ने भारत के साथ डील कर ली।
मित्रों, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ वाला दबाव बनाया था, लेकिन यूरोप ने भारत के साथ ट्रेड डील करके अमेरिका के टैरिफ का बैकअप प्लान तैयार कर लिया और यही बात ट्रंप को रास नहीं आ रही। वैसे भारत से ट्रंप की चिढ़ अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्च में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी भारत आ रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच भी बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। कनाडा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम सप्लाई करने वाले देशों में शामिल है और इस दौरे में भारत और कनाडा के बीच $2.8 बिलियन की यूरेनियम सप्लाई की डील होने जा रही है। इसके अलावा भारत और कनाडा के बीच क्रिटिकल मिनरल की भी डील होगी, जो सेमीकंडक्टर डिफेंस और ग्रीन टेक के लिए जरूरी है। इससे भारत और कनाडा दोनों का फायदा होगा, लेकिन अमेरिका को इस डील से भी सदमा लगेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कुंठा के शिकार हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरी दुनिया में हुकूमत करना चाहते हैं। वो दूसरे देशों को अमेरिका का उपनिवेश बनाना चाहते हैं। आज आपको अमेरिका के उपनिवेशवाद के बारे में भी जानना चाहिए। आज आपको यह समझना चाहिए कैसे दुनिया में मध्यकाल लौट रहा है। 21वीं सदी में गुलामी वाली प्रथा लौट रही है, उपनिवेशवाद लौट रहा है, जंग का दौर लौट रहा है और मजहबी टकराव बढ़ रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं दुनिया में मध्यकाल की वापसी हो रही है और इसमें ट्रंप का योगदान सबसे ज्यादा है। इस विश्लेषण का सबसे पहला चैप्टर उपनिवेशवाद पर है। मित्रों, आपको याद होगा राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही ट्रंप ने अमेरिका के 51वें राज्य की रट लगानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताया। हाल के दिनों में उनका ध्यान कनाडा की जगह ग्रीनलैंड की तरफ गया है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर जारी विवाद के बीच चुपके से अमेरिका ने एक स्वतंत्र देश को अपना 51वां राज्य भी बना लिया। डीएनए मित्रों, अमेरिका का यह 51वां राज्य कनाडा या ग्रीनलैंड नहीं बल्कि वेनेजुएला है। भले ही ट्रंप ने औपचारिक रूप से वेनेजुएला को अपना राज्य घोषित नहीं किया हो, अमेरिका के नक्शे में उसे शामिल नहीं किया हो, लेकिन वेनेजुएला पर जिस तरह का नियंत्रण अमेरिका ने हासिल किया है वो बताता है कि उसकी संप्रभुता खत्म हो गई है। डीएनए मित्रों, अब वेनेजुएला सरकार के खर्च का हिसाब किताब अमेरिका रखेगा। वेनेजुएला सरकार हर महीने सरकार चलाने के लिए अपना खर्च अमेरिका से मांगेगी। अमेरिका से मिले पैसे के जरिए वेनेजुएला की सरकार चलेगी। वहां सैनिकों और दूसरे कर्मचारियों को इसी पैसे से वेतन मिलेगा। इसी फंड से विकास के नाम पर खर्च होगा। मित्रों, एक स्वतंत्र देश का खर्च हर महीने दूसरे देश से मिले पैसे से नहीं चलता है, उसका अपना बजट होता है। लेकिन वेनेजुएला की यह आजादी ट्रंप ने छीन ली है, इसलिए हम वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बता रहे हैं। इस योजना की जानकारी खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी सीनेट को दी। रूबियो के मुताबिक वेनेजुएला की अंतरिम सरकार हर महीने अमेरिका को अपना खर्च बताएगी, यानी उसे यह बताना होगा कि महीने भर में उसे पैसे कहां कहां खर्च करने हैं। ट्रंप प्रशासन इसकी जांच करेगा। इसके बाद अमेरिका वेनेजुएला को पैसा जारी करेगा, लेकिन यह पैसा अमेरिका अपनी तरफ से नहीं देगा। अमेरिका वेनेजुएला को वो पैसा देगा जो उसका तेल बेचकर अमेरिका को मिलेगा। अपना ही पैसा हासिल करने के लिए वेनेजुएला को अमेरिका के आगे हाथ फैलाना होगा। तेल वेनेजुएला का है, लेकिन उसका व्यापार अमेरिका करेगा। फिर तेल की बिक्री से मिले पैसे का एक हिस्सा वेनेजुएला को मिलेगा। इसे वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे। अमेरिका के जो 50 राज्य हैं उनको भी इस तरह पैसे के लिए ट्रंप प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कैलिफोर्निया हो या टेक्सास, अमेरिका के राज्य अपना बजट खुद तय करते हैं, लेकिन वेनेजुएला के पास ये अधिकार भी नहीं है। यानी ये आर्थिक गुलामी की तरह है। भारत पर कब्जे के दौरान ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही करती थी। वो भारतीय सामानों का व्यापार करती थी और सारा मुनाफा अपने पास रख लेती थी। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला में है। निकोलस मादुरो के तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने उस पर कब्जा कर लिया है। वेनेजुएला का तेल निर्यात अब पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिकी नेवी तय करती है कि कौन से टैंकर वेनेजुएला से जा सकते हैं, यानी पहले तेल के भंडार पर कब्जा किया और अब अमेरिका ने वेनेजुएला के बजट पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। डीएनए मित्रों, अमेरिका की इस योजना से एक खाड़ी देश भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा अभी जिस खाते में रखा जाएगा उसकी देखरेख कतर करेगा, यानी पैसा कतर के पास रहेगा और कतर से लेकर अमेरिका वो पैसा वेनेजुएला को देगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल बेचकर $50 करोड़ यानी लगभग 4,600 करोड़ रुपए कमाए हैं और यह पैसा कतर के पास है। अमेरिका के विदेश मंत्री की दलील है कि कतर को इसमें शामिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है।
साथ ही वेनेजुएला में पैसा लगाने वाले अमेरिकी नागरिक उस पर कानूनी दावा कर सकते हैं। लेकिन इस योजना में कतर को शामिल करने से अमेरिका के विपक्षी सांसद नाराज हैं। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका सवाल है कि कतर वेनेजुएला से हजारों मील दूर है, ऐसे में यह व्यवस्था कानूनी और पारदर्शी नहीं है। उनके कहने का मतलब यह है कि कतर के पास पैसा होने से उसमें हेराफेरी हो सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी को शक इसलिए भी है क्योंकि कतर के शासक को ट्रंप का करीबी माना जाता है। सांसदों का सवाल है कि कतर की जगह किसी ऐसे देश को क्यों नहीं चुना गया जहां मजबूत बैंकिंग कानून हो। अमेरिका के एक सांसद ने इस प्लान को लेकर अपने ही देश पर सवाल उठाए। कनेक्टिकट के सांसद क्रिस्टोफर मर्फी ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन बंदूक की नोक पर वेनेजुएला का तेल ले रहा है। 3 करोड़ लोगों ने देश के पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, यह आप तय कर रहे हैं। यह योजना निश्चित रूप से नाकाम होगी। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि वेनेजुएला की तरह इराक के तेल व्यापार पर भी अमेरिका का नियंत्रण है। यह व्यवस्था 2003 से जारी है। इराक के तेल निर्यात से मिलने वाला पैसा अमेरिका के बैंक में जमा होता है। अमेरिका इस व्यवस्था का इस्तेमाल इराक पर दबाव बनाने के लिए करता है। अंतर बस इतना है कि वेनेजुएला की तरह इराक का बजट अमेरिका नहीं तय करता। कैरेबियन देश हैती की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी अमेरिका का गहरा प्रभाव है। हैती अपनी लगभग हर बड़ी आर्थिक जरूरत के लिए अमेरिका पर निर्भर है। इसे कई विशेषज्ञ अघोषित नियंत्रण के रूप में देखते हैं। इसी तरह फिलीपींस की आजादी के समय अमेरिका ने शर्त लगाई थी कि वहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने बने रहेंगे और अमेरिकी कंपनियों को विशेष अधिकार मिलेंगे। यानी स्वतंत्रता के बाद भी फिलीपींस के सामने अमेरिका का आदेश मानने की मजबूरी है। लेकिन वेनेजुएला के मामले में जो हुआ है वो सबसे अलग है। वेनेजुएला सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए अमेरिका से अपना ही पैसा मांगना होगा। डीएनए मित्रों, वेनेजुएला के संसाधनों पर अमेरिका का यह कब्जा एक और उदाहरण है कि दुनिया मध्यकाल की तरफ लौट रही है। आज विश्व में उपनिवेशवाद लौट रहा है, गुलामी लौट रही है और साथ ही युद्ध भी लौट रहा है। मध्यकाल की तरह धार्मिक टकराव लौट रहा है। मध्यकाल में युद्ध का बोलबाला रहता था। एक देश दूसरे देश से लड़ाई के लिए तैयार रहता था। मौजूदा समय में भी दुनिया युद्ध के साए में है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को 4 साल होने वाले हैं। मध्यकाल में कोई वैश्विक कानून नहीं था। ठीक उसी तरह आज भी यूएन को दरकिनार कर कुछ देश या नेता अपनी इच्छाएं थोप रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला इसका साक्षात उदाहरण है। मध्यकाल में शक्तिशाली देश या राजा अपनी इच्छा कमजोर देशों पर थोपते थे, उन्हें अपना उपनिवेश बना लेते थे। वेनेजुएला का बजट जिस तरह अमेरिका के नियंत्रण में चला गया है वो आज के समय का उपनिवेशवाद है। मध्यकाल में गुलामी प्रथा मौजूद थी। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी मध्यकाल की बर्बर गुलामी प्रथा को कानूनी मान्यता दे दी है। डीएनए मित्रों, मध्यकाल की तरफ वापसी का ठीकरा अक्सर अफगानिस्तान जैसे देशों पर फोड़ा जाता है, लेकिन वेनेजुएला का उदाहरण बताता है कि इसके लिए ट्रंप भी कम जिम्मेदार नहीं। डीएनए मित्रों, अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा जमा लिया है, तो दूसरी तरफ इजराइल की नई कार्रवाई को देखकर लगता है कि वो इस्लाम में पवित्र माने जाने वाले अल अक्सा मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरह कब्जाने की फिराक में है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के इर्द गिर्द हो रही कार्रवाई पर गौर करना चाहिए। इजराइल द्वारा प्रशासित यरूशलेम नगर निगम बोर्ड ने अल अक्सा मस्जिद के नजदीक बसे फिलिस्तीनियों को अपने घर खाली करने के नोटिस भेज दिए हैं। ये नोटिस मस्जिद के नजदीक स्थित सिलवान और अल बुस्तान जैसे घनी और आबादी वाले इलाकों में भेजे गए हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले कुछ फिलिस्तीनियों ने अपने घर खाली कर भी दिए, जबकि कुछ को मार्च के महीने तक घर खाली करने की डेडलाइन दी गई है। शुरुआती कार्रवाई में तकरीबन 100 फिलिस्तीनी परिवारों को मस्जिद के नजदीक से हटा दिया गया है और खाली किए गए इलाकों में यहूदी नागरिकों को बसा दिया जाएगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में अल अक्सा मस्जिद को ही तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना गया है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक काबा की दिशा में सजदा होने की परंपरा से पहले अल अक्सा की दिशा में ही मुसलमान सजदा करते हैं। अब इजरायली प्रशासनिक संस्थाएं यहां से फिलिस्तीनी यानी मुसलमानों को हटाकर यहूदियों को बसा रही हैं। अल अक्सा मस्जिद के नजदीकी इलाकों से फिलिस्तीनियों को हटाकर इजराइल क्या हासिल करना चाहता है, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अल अक्सा मस्जिद की एक और पहचान को गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, 21वीं सदी में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के संघर्ष या यूं कहें कि जंग का प्रतीक बना दिया गया था। 2000 में दूसरा इंतिफादा यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ। अल अक्सा के नाम पर ही यह शुरू हुआ।
इसी तरह 2021 में यूनिटी इंतिफादा यानी बड़े संघर्ष के तीसरे दौर का आगाज भी रमजान के दिनों में अल अक्सा मस्जिद से ही किया गया था। अल अक्सा मस्जिद को कथित फिलिस्तीनी संघर्ष का दिल यानी केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। मित्रों, पूरे यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद ही एक ऐसी जगह है जहां फिलिस्तीनी झंडे लहरा दिए जाते हैं। आज से 4 साल पहले यही अल अक्सा मस्जिद हमास के लड़ाकों और इजराइल पुलिस के बीच संघर्ष का गवाह भी बनी थी। मित्रों, मई 2021 में फिलिस्तीनियों ने आरोप लगाया था कि मस्जिद के नजदीक बसी आबादी को हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इजराइल का दावा था कि मस्जिद में दंगाइयों को छिपाया गया है। इसी तनाव की वजह से मस्जिद के अंदर इजरायली पुलिस घुसी थी और दोनों तरफ से सीमित बल प्रयोग किया गया था। फिलिस्तीनी नागरिकों की भीड़ ने पत्थर और पेट्रोल बम फेंके थे, जबकि इजरायली पुलिस ने बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज किया। तभी से स्थानीय प्रशासन ने अल अक्सा मस्जिद और उसके नजदीकी इलाकों को संवेदनशील घोषित कर दिया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अल अक्सा के नजदीक क्षेत्रों ने फिलिस्तीनियों को हटाकर इजराइल वहां पर आखिर हासिल करना क्या चाहता है। मित्रों, इस कार्रवाई के पीछे यरूशलेम नगर निगम की पहली दलील है कि 19वीं सदी में इन इलाकों में यमनी मूल के यहूदी रहा करते थे। इस वजह से इन क्षेत्रों पर यहूदियों का नैतिक अधिकार है। इजराइल की सरकार आधिकारिक तौर पर यह भी घोषित कर चुकी है कि अल अक्सा मस्जिद के नजदीकी इलाकों को वो पूरे विश्व के यहूदियों के लिए धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र के तौर पर विकसित करना चाहती है। मित्रों, ये घोषणा ही इजराइल के इरादों पर से पर्दा हटा देती है। अगर अल अक्सा के नजदीक फिलिस्तीनी यानी मुस्लिमों का प्रभाव क्षेत्र कम हो जाएगा तो इजराइल अल अक्सा के नजदीक स्थित वॉल ऑफ डेविड का क्षेत्र बढ़ा पाएगा। यहूदियों के लिए वॉल ऑफ डेविड एक पवित्र स्थल है। मित्रों, 1000 साल से यह अल अक्सा मस्जिद संघर्षों और युद्धों की गवाह रही है। 1099 में पहली बार अल अक्सा पर कब्जे के लिए धर्म युद्ध किया गया था। इस मस्जिद के लिए हुए 3 धर्म युद्धों में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। आज एक बार फिर अल अक्सा मस्जिद ऐसा तराजू बन गई है जिस पर इजरायली और फिलिस्तीनी अपनी ताकत और कब्जों के दावे को तोल रहे हैं। मेरे मित्रों, मस्जिद से जुड़े विवाद के साथ ही इजराइल से आज एक तस्वीर भी वायरल हुई। ये तस्वीर है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी एक मीडिया कर्मी ने उनकी एक फोटो ले ली। अब हम आपको यही फोटो दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में नेतन्याहू ने अपना फोन कान पर लगा रखा है और उनके फोन का जो कैमरा लेंस है उसको आप देख लीजिए। नेतन्याहू ने अपने कान पे ये फोन लगाया हुआ है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है जो इसका कैमरा है उस पर टेप लगा हुआ है। ऐसी एक और तस्वीर भी वायरल की गई। इस तस्वीर में नेतन्याहू सदन के अंदर बैठे हैं, यहां भी उनके फोन के कैमरा लेंस पर टेप लगी हुई है। मित्रों, आमतौर पर अपने कैमरे का लेंस बचाने के लिए लोग कैमरे पर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने कैमरे पर ही टेप लगा दी। इसी हैरान करती तस्वीर के साथ एक नया दावा भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि कैमरे के जरिए फोन को हैक किया जा सकता है। इसी वजह से नेतन्याहू ने अपने फोन के कैमरे पर टेप लगाया हुआ है। मित्रों, सोशल मीडिया पर टेप वाली तस्वीर वायरल हुई, फिर टेप के जरिए हैकिंग से बचाने का दावा वायरल हुआ। इसी वजह से हमने एक्सपर्ट से पूछा, क्या वाकई कैमरे के जरिए फोन को हैक किया जा सकता है? अगर वाकई ऐसी हैकिंग हो सकती है तो ये किस तरह की जाती है? इन सवालों का जवाब आपको भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हैकर्स आपके फ़ोन के अंदर घुसते हैं, रिमोटली आपके कैमरे को एक्टिवेट करते हैं और फिर दूर बैठे हुए पूरी जानकारी ले लेते हैं। आप कहाँ खड़े हैं, आपके कैमरे को क्या नज़र आ रहा है। बहुत बार तो ये हैकर्स आपके मोबाइल फ़ोन में स्पाईवेयर, मैलवेयर जानबूझ के डालते हैं ताकि यही स्पाईवेयर, मैलवेयर को दूर दराज के इलाकों से ऑपरेट किया जा सके, एक्टिवेट किया जा सके। मित्रों, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि फोन का कैमरा ऐसा संवेदनशील उपकरण होता है जिसके जरिए फोन को हैक किया जा सकता है या फिर फोन के अंदर मौजूद जानकारी को हासिल किया जा सकता है। यहां आपको जानना चाहिए कि नेतन्याहू की ही तरह मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपने लैपटॉप और फोन के कैमरे पर टेप लगाते हैं। अगर आपको भी अपने फोन में हैकिंग का डर है तो यह सस्ता लेकिन टिकाऊ जुगाड़ आप भी अपना सकते हैं। मित्रों, अब हम आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करेंगे। यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे छात्रों ने पहली लड़ाई जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्रों को बांटने वाले नियम देश में नहीं चलेंगे, यानी यूनिवर्सिटी परिसर में देश के युवाओं को छात्रों को जाति के खांचे में बांटने वाले विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी समानता के अधिकार की रक्षा करते हुए छात्रों में भेदभाव करने वाली यूजीसी की गाइडलाइंस पर रोक लगा दी।
हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कोर्ट ने यूजीसी की गाइडलाइंस पर क्यों रोक लगाई। हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या होगा। यूजीसी की गाइडलाइंस पर आज के राजनीतिक अपडेट का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट में आज यूजीसी की नई गाइडलाइंस के खिलाफ दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर रोक लगाने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशन जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशन 2012 थे उनको प्रभावी किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको एग्जामिनेशन इसका होना होगा। जब इसका एग्जामिनेशन होगा तब वो अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल कोर्ट ने माना है, यही हमारा आर्गुमेंट था कि आफ्टर 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम आज भी जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं या हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके के रूल से, तो बिल्कुल ये गलत है। और सीजीआई ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। जस्टिस बागची की तरफ से ये स्पेसिफिक कमेंट आया कि अगर इस तरीके के रूल बनाए जाएंगे तो जैसे कि यूएस के अंदर गोरे और कालों के स्कूल्स अलग होते हैं, उस तरीके का कहीं ना कहीं मैसेज यहाँ पे भी आता है। और इसी को लेकर जो स्टे किया गया है और अब जो आगे की कार्रवाई है, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी की बात यहाँ रखी गई है। इसमें कहा गया है कि कैंडिडेशन लीगल एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको रखा जाए और रूल्स को दोबारा से देखा जाए फॉर्मिंग के लिए। यूजीसी के नए नियमों को 13 जनवरी को नोटिफाई किया गया। इसका देश भर में विरोध हो रहा था। आरोप लगा कि यूजीसी के नियम जातिवाद को बढ़ावा देने वाले और छात्रों को बांटने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यूजीसी की नई गाइडलाइंस के खिलाफ सड़क पर दिख रही आक्रोश की अभिव्यक्ति मध्यम पड़ गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो समाज हित और देश हित की चिंता करने वाले हर सजग भारतवासी को समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी टिप्पणी की वो सिस्टम की लापरवाह सोच को रेखांकित करती है। हम विस्तार से आपको बताते हैं कि कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर रोक लगाते हुए क्या क्या कहा। मित्रों, यह मुद्दा समाज हित और देश हित से जुड़ा है, इसलिए इसे बहुत ही गंभीरता और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस की भाषा स्पष्ट नहीं है, यानी ये साफ साफ सीधी और सरल भाषा नहीं है। इस वजह से इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने पूछा, जब यूजीसी गाइडलाइंस के 3E में भेदभाव की सभी कैटेगरीज को शामिल किया गया है, तब अलग से 3(1)C में जातिगत भेदभाव की बात क्यों कही गई है? कोर्ट ने कहा, यह सोचना होगा क्या नए नियम हमें और पीछे ले जा रहे हैं। आजादी के 77 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। अब क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? एक वकील ने कहा कि गाइडलाइंस में अलग अलग हॉस्टल्स की बात है, तो कोर्ट ने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हमारे देश में अंतरजातीय शादियां भी होती हैं और हम खुद भी हॉस्टल में रहे हैं जहां सभी लोग साथ साथ रहते हैं। कोर्ट ने कहा, भारत की एकता और समावेशिता का भाव शिक्षण संस्थानों में दिखाई देना चाहिए। शिक्षण संस्था समाज से अलग थलग नहीं हो सकते। अलग कैंपस के भीतर विभाजन वाला माहौल बनेगा तो उसका असर समाज के बाहर के व्यवहार पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर सिर्फ रोक लगाने की वजह ही नहीं बताई। आज कोर्ट ने यह भी कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। अगर हम दखल नहीं देंगे तो ये नियम समाज के लिए विभाजनकारी हो सकते हैं। इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो नियमों को देखे ताकि इन्हें ज्यादा संतुलित बनाया जा सके, इनकी भाषा को समावेशी बनाया जा सके। ये मित्रों समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस को समानता के सिद्धांत के खिलाफ, समाज को पीछे ले जाने वाला, समाज के लिए विभाजनकारी और खतरनाक बताया। फिलहाल इस पर रोक लगी है। इन नियमों को रद्द नहीं किया गया है, इसीलिए विरोध करने वाले कह रहे हैं यह आंशिक विजय है, लड़ाई अभी बाकी है। यह हम लोग की विजय ही है, लेकिन आंशिक ही विजय है। पूरी तरह से जब तक वापस नहीं होता है और संशोधन नहीं होता है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन 19 के बाद अगर स्टे अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि जब तक हमारा मुख्य मांग है कि जिससे पूरी तरीके से रद्द हो। आज बड़ी खुशी का माहौल है। सभी नौजवानों ने, सभी साथियों ने पूरा दिन रात एक करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये हमारे लिए आज जश्न का दिन है, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हमारे लिए उत्सव का दिन है। इसलिए आप देखेंगे कि 19 मार्च तक के लिए रोक लगा। मार्च में होली है, लेकिन होली अभी मनाया जा रहा है। ये संघर्षों की जीत है, ये न्यायतंत्र की जीत है, ये भारत की एकता की जीत है, ये भारत की अखंडता की जीत है, भारत के न्याय प्रभुता की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो उनका ये फैसला आया कि इस कानून पे स्टे लगा दिया। और सरकार से भी हम ये अपील करते हैं, ये निवेदन प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कानून ना लाए जाएं। भी स्टे लगा है, स्टे
लगाना चलिए अच्छी बात है, स्टे लगाया, परंतु अभी पूर्ण रूप से जीत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया, बहुत सही किया, लेकिन सिर्फ स्टे से काम नहीं होगा, ये रोल बैक होना चाहिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सभी प्राणियों में समानता देखना मुक्त व्यक्ति की निशानी है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल यही है, क्या ये नियम पूर्वाग्रह मुक्त मन से ड्राफ्ट किए गए? ये सवाल बड़ा है क्योंकि 13 जनवरी के बाद देश में विद्वेष का जो सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ वो चिंतित करने वाला है। और ध्यान रखिए, नियम अभी रद्द नहीं किए गए। हमने डीएनए में यूजीसी के नए नियम को लेकर चल रहे आंदोलन की जानकारी लगातार आपको दी। हमने 23 जनवरी को यूजीसी के नए नियम का विश्लेषण किया। 27 जनवरी के संस्करण में हमने यूजीसी का नया नियम ड्राफ्ट करने वालों की मंशा को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। हमने सिस्टम से यह सवाल पूछा था कि आज छात्रों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए क्या जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में भी उसी भावना और चिंता की अभिव्यक्ति हुई है। मित्रों, हमने सिस्टम को सचेत करते हुए कहा था, यूजीसी के नए नियम युवाओं को बांटने वाले हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी के नए नियम विभाजनकारी हैं। हमने नियम ड्राफ्ट करने वाले अधिकारियों को सचेत किया था कि युवाओं को जाति के आधार पर बांटने से देश को नुकसान होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बांटने वाली गाइडलाइंस के खतरनाक परिणाम होंगे। हमने 27 जनवरी को डीएनए में सिस्टम की मंशा पर सवाल उठाए कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर काम करना चाहिए, छात्रों को बांटने वाली गाइडलाइंस पर नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये नियम पीछे ले जाने वाले हैं, यानी शिक्षा में सुधार करने वाले नहीं। हमने डीएनए के विशेष एडिशन में यूजीसी के कर्ता धर्ताओं को सतर्क करते हुए बताया था ये नियम एकजुट भारत की भावना के खिलाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इन नियमों से भारत की एकता और समावेशिता की भावना को नुकसान पहुंचता है। हमने ये सवाल अपनी तरफ से नहीं गढ़े थे। हमने भारत प्रथम भावना रखने वाले हर भारतीय की संवेदनाओं को मंच दिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस को विभाजनकारी और खतरनाक बताया है तो वो सभी लोग खुशी जता रहे हैं जिन्होंने इन नियमों का पहले दिन से विरोध किया। जिस प्रकार की गाइडलाइन थी ये अंततोगत्वा हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े में बिखेर देती। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस पर रोक लगा करके भारतीय संविधान के मूल तत्वों की रक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट भारत की एकता, अखंडता, शांति को बचा लिया, लेकिन भारत सरकार को इस पर पुनः गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस देश में समान शिक्षा नीति लागू होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह एक ऐसा कदम है जो आज देश को नरसंहार से बचा दिया। देश का युवा अत्यंत पीड़ित था, बेटियां, नौजवान, समाज में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। इस विद्रोह की स्थिति को आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक ऐसी दिशा दे दी है जिससे समाज में अब शांति का माहौल खड़ा हो जाएगा। यूजीसी नहीं बल्कि यूसीसी की जरूरत है, सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत है। सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की स्थिति नहीं होनी चाहिए। डीएनए मित्रों, अब हम चांदी की 4 लाख वाली यात्रा का विश्लेषण करने वाले हैं। आज पहली बार चांदी 4 लाख के पार पहुंच गई। बीते कुछ वक्त में चांदी की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से भाग रही हैं। आज से ठीक 1 साल पहले जो चांदी 90,000 रुपए प्रति किलो थी वो आज 4 लाख के पार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या यह कीमत 10 लाख रुपए प्रति किलो के पार जाएगी? एक बड़ा सवाल तो यह भी है, क्या चांदी की बढ़ती कीमतें एक बबल है जो आने वाले दिनों में फटने वाला है? मित्रों, आज हम चांदी से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। हमारे इस विश्लेषण को आंख, कान, नाक और दिमाग खोलकर सुनिएगा। मित्रों, सबसे पहले आपको 4 लाख की इस यात्रा का एक ग्राफ देखना चाहिए। आज से 2 साल पहले यानी 29 जनवरी 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 72,000 रुपए थी। 29 जनवरी 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत 90,000 रुपए थी, यानी 1 साल में करीब करीब 18,000 रुपए की बढ़ोतरी। लेकिन इसके बाद चांदी की कीमतों में मानो आग लग गई। 1 साल के अंदर चांदी ने 90,000 से 4 लाख का सफर तय कर लिया। लाख दर लाख चांदी ने यह सफर कितने दिनों में तय किया, आपको यह ग्राफ भी देखना चाहिए। मित्रों, 9 सितंबर 2025 में चांदी ने पहली बार लाख का आंकड़ा पार किया। 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में चांदी को 101 दिन का वक्त लगा, यानी 19 दिसंबर को चांदी का भाव 2 लाख पार कर गया। इसके बाद अगले 1 लाख का सफर मात्र 34 दिन में तय कर लिया, यानी 22 जनवरी 2026 को चांदी के 3 लाख पार करते ही लोग ये गणना करने लगे कि अगर 1 साल पहले चांदी में इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज उनकी चांदी हो गई होती। लेकिन ये सोचते सोचते अगले 7 दिन में ही चांदी 4 लाख प्रति
किलो हो गई। मित्रों, अगर इसी रफ्तार से चांदी की कीमतें बढ़ती रहीं तो क्या चांदी 10 लाख रुपए प्रति किलो हो जाएगी? चांदी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है अगले 40 से 50 दिनों में 10 लाख का आंकड़ा छू लेगी। सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सपने में भी यह सोचा था कि चांदी 4 लाख तक पहुंच जाएगी? मित्रों, अब सवाल उठता है, क्या चांदी की बढ़ती कीमतें कोई चमत्कार है? इसे समझने के लिए आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स समझने चाहिए जिसकी वजह से चांदी की कीमतों ने उड़ान भरी है। इसकी पहली वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड का विस्फोट। सोलर पैनल्स, बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स में चांदी का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर है। उदाहरण के तौर पर 2025 में ग्लोबल सोलर इंस्टॉलेशन 15% बढ़ा है, जिससे चांदी की खपत भी बढ़ी है। मित्रों, बढ़ती कीमतों की दूसरी और बड़ी वजह है सप्लाई में कमी। चीन ने 2026 में प्रोसेस्ड सिल्वर के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, जो ग्लोबल सप्लाई को चोट पहुंचा रही है। औद्योगिक मांग बढ़ने के बावजूद दुनिया भर में चांदी का खनन उस गति से नहीं बढ़ पाया है। और तीसरी बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल तनाव। पहले यूक्रेन युद्ध, फिर ईरान पर अमेरिका का हमला, वेनेजुएला में संकट और एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव। इस सब के बीच डॉलर कमजोर हुआ और निवेशक चांदी की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए। मित्रों, ये सारे फैक्टर्स तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि चांदी की कीमतों में और उछाल आने वाला है। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इन बढ़ती कीमतों के आगे एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आ सकता है। मित्रों, दुनिया में चांदी का विकल्प दुनिया इस वक्त तलाश रही है। जैसे सोलर इंडस्ट्री तांबे को चांदी का विकल्प मान रही है, एल्यूमिनियम, ग्रेफिन या कार्बन नैनो ट्यूब्स को भी चांदी का विकल्प माना जा रहा है। अगर यह विकल्प अमल में आए तो चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। और डीएनए में आज का संदेश, हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।